नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है संगीता टीचर और आज मैं आपको एक व्याकरण विभाग का बहुत ही अच्छा भाग है ये आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो ये कक्षा तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं आज आपको पूरा का पूरा जो शब्द भंडार होता है, पूरा का पूरा जो शब्दों का भंडार होता है उन्हें शब्द भंडार कहा जाता है। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ हम रखते समय क्या करते हैं, एक हाथ हम सभी चीज़ें कुल मिला के इकट्ठा करके रखते हैं, तब वहाँ पे हम भंडार ऐसा नाम देते हैं। तो वैसे ही या साहित्य का कोश या ज्ञान का कोश, तो वहाँ पे क्या होता है, हम क्या करते हैं, सारा का सारा सामान जाके वहाँ पे रखते हैं, तो अब हम उसे नाम रखते हैं कि भंडार। तो वैसे ही पूरे के पूरे जो हिंदी के शब्द होते हैं, व्याकरण होता है, वो इसी में समा जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है शब्द भंडार। तो बच्चों, आज मैं आपको तीसरी, चौथी, पाँचवीं कक्षा के बच्चों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, व्याकरण का विभाग है, जिसका नाम देखिए यहाँ पे मैंने 3 है। यहाँ पे अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, मतलब अशुद्ध को शुद्ध करना। अशुद्ध वाक्य हो या अशुद्ध शब्द हो, आपको कोई शब्द दिए जाते हैं जो क्या होते हैं, व्याकरणिक दृष्टया शुद्ध नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, अशुद्ध को शुद्ध करना। तो दूसरा आज मैंने पढ़ाया वाले, अब अभी आपको मैंने बताया कि शब्द भंडार हमारा जो ज्ञान है, साहित्य है, उसका कोश होता है, उसका भंडार होता है, ज्ञान का कोश होता है, उसे क्या कहा जाता है, जैसे कि शब्द भंडार कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि इसकी क्या ज़रूरत है, कोई भी व्याकरण में अगर कोई सवाल आपसे पूछा जाए, उसमें आपको पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं, विलोम शब्द पूछे जाते हैं। तीसरी कक्षा के बच्चों के लिए देखिए, आपको मैंने पढ़ाया भी है और आपने देखा भी होगा, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, उन्हें ही क्या कहा जाता है, पर्यायवाची शब्द। जैसे कि हमारे अपोजिट वर्ड्स होते हैं, उसी प्रकार इन्हें कहा जाता है विलोम शब्द। इसलिए शब्द भंडार में क्या क्या आता है, तो शब्द भंडार में कोई भी आपको क्या किए जाएंगे, शब्द दिए जाएंगे और इसका आपको विलोम शब्द लिखिए, पर्यायवाची शब्द लिखिए, ऐसा बताया जाएगा। इसलिए इसे क्या नाम दिया गया है, तो शब्दों का भंडार, इन शब्दों का भंडार, इसलिए इसे कहा जाता है कि शब्द भंडार। ठीक है, इसके बाद छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आपको ज्ञात होना जरूरी है, या आप पढ़ते आ रहे हैं, आप पहली कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी रिवीजन के तौर पर मैं आपको ये दोहरा रही हूँ। ठीक है, तो वैसे ही शब्द भंडार हम तो पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, पहली कक्षा से हम पर्यायवाची शब्द पढ़ते आ रहे हैं, घर हो तो गृह और सदन कहते हैं, अपोजिट वर्ड्स मतलब विलोम शब्द हम पढ़ते आ रहे हैं, विलोम शब्द में सुख दुख, ऊपर नीचे, ये हम पढ़ते ही आ रहे हैं। तो वैसे ही आज में ये आपको ज़रा नया लगेगा, अशुद्ध को शुद्ध करना, मतलब यहाँ पर शुद्ध शब्दों पर गोला लगाइए या शुद्ध शब्दों पर सही निशान लगाइए, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो क्या होते हैं, तो यहाँ पे अशुद्ध शब्द दिए जाते हैं। देखिए यहाँ पे वैज्ञानिक शब्द मुझे ढूंढना है, तो वैज्ञानिक मुझे व्याकरणिक दृष्टया वो रफार, उकार, जो कुछ भी मात्राएं होती है, ई की मात्रा, उ की मात्रा, री की मात्रा सही लगाई है कि नहीं, ये हिंदी भाषा में या कोई भी व्याकरणिक दृष्टया मराठी में भी ये क्या किया जाता है, जांचा जाता है। तो हम भी क्या करते हैं, शब्द लिखते समय सही ढंग से लिखना जरूरी होता है। खाना खाते समय हमें अच्छा ही चाहिए, कपड़े पहनते समय अच्छे ही चाहिए, तो शब्द लिखते समय भी व्याकरणिक दृष्टया शुद्ध रूप से लिखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, शब्दों का व्याकरणिक दृष्टया सौंदर्य बढ़ाने के लिए शब्द ज़रूरतमंद से, शब्द जो कुछ भी शब्द है वो व्याकरणिक दृष्टया री की मात्रा सही होनी चाहिए, रू की मात्रा सही होनी चाहिए। इसके लिए व्याकरण को क्या कहा जाता है, महत्व दिया गया है, इसीलिए आपके अभ्यासक्रम में व्याकरण पढ़ाया जाता है। और इसीलिए मैं आज आपको शब्द भंडार, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कैसे किया जाता है, ये आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बच्चों। तो देखिए, वैज्ञानिक शब्द इसमें से कौन सा सही लगता है आपको, सिर्फ देखकर नहीं बताना चाहिए। तो ज्ञ, वैज्ञानिक बोलते समय हम वैज्ञानिक कहते हैं ना, तो वैज्ञानिक शब्द इसमें से मुझे सही शब्दों पर गोला लगाइए या सही निशान लगाइए, ऐसा आपको शब्द डाला जा सकता है। तो ये आपको सही लग रहा है, सही है ना, ये गलत है, ये सही लग रहा है, ये भी गलत है ना, वैज्ञानिक, तो और ये भी गलत है, तीनों के तीनों गलत है या तीनों के तीनों सही है। तो बच्चों, इसमें से ये वाला जो वैज्ञानिक है ये सही है। ठीक है, अब देखिए दूसरा मैंने दिया है, मनुष्य शब्दों को मुझे जांच के लिखना है, या मुझे मनुष्य जो सही शब्द है उस पर मुझे गोला लगाना है। अब देखिए यहाँ पे यश, हमरुक का श सही है या ये वाला,
यह वाला या यह वाला या यह वाला। तो देखिए मनुष्य, इसके लिए आपको प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभार भी आके एक आध संयुक्त अक्षर ढूंढ ले तो आपको उसे बार बार लिखना ज़रूरी होता है। और आपको क्या होता है, वो शब्द पढ़ने के लिए पहले ही आपको क्या आना चाहिए, आपका जो पढ़ाई है उसमें से आपको रीडिंग अच्छा होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ ओरली आपको बताना है आंसर, ऐसा नहीं है। तो आपको खुद वो शब्द कैसा है ये जांचना होता है। इसके बाद ही आपको क्या होना चाहिए, अशुद्ध का शब्द आप पहचान सकते हैं, शुद्ध इसमें से कौन सा शब्द है ये भी झट से पहचान सकते हैं। वर्षा, वर्षा और वर्षा, मुझे वर्षा शब्द चाहिए ना, तो वर्षा री की मात्रा मैंने लगाई है ना। री की मात्रा कहाँ पे आएगी, तो फिर मैंने तीसरी कक्षा से मैं आपको पढ़ाती आ रही हूँ। री की मात्रा कहाँ पे लगाई जाती है, यहाँ पे देखिए। अभी जब कभी भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, ये स्टैंडिंग लाइन होती है, उसके ऊपर ही देखिए यहाँ पे जैसे वर्षा, र पे लगाती तो ये सही लगता, वर्षा सही लगता नहीं, वर्षा। तो यही क्या है, सही है। अब देखिए हमारा कृपा, कृपा और कुरपा, तो इसमें से कौन सा है, भगवान हम पर क्या करो, कृपा करो, हम कहते हैं ना। तो हम ऐसा कहते हैं, हम पर कृपा करो, हम पे कृपा करो, कृपा करो ना। तो कौन सा कृपा आएगा, यहाँ पर भी री की मात्रा लगाई गई है। ठीक है, तो वो वाला कृपा सही आएगा। अब देखिए प्रार्थना, 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 तो इसमें से कौन सा शब्द आपको सही लगता है, तो इसमें से देखिए प्रार्थना, ये शब्द सही है। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा, अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करना माने क्या करना होता है। यहाँ आपको गलत शब्द दिए जाते हैं या अशुद्ध शब्द दिए जाते हैं, उनमें से आपको शुद्ध शब्द जांच कर लिखने होते हैं। या आपको कोई भी एक आध शब्द दिया जाएगा और इसका आप शुद्ध रूप निकालिए या लिखिए, ऐसा आपको सवाल पूछा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर अनेकार्थक और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब आप कहेंगे अनेकार्थक शब्द का मतलब क्या होता है, तो देखिए अनेक शब्द होते हैं, इनके अर्थ जो होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं। ऐसे कई शब्द होते हैं जिनके अर्थ जो होते हैं वो बहुत ही अलग होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। तब हम भी समझ में नहीं पाते हैं कि ये कौन सा शब्द है या वो कौन सा शब्द है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो अनेकार्थक शब्द। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एक ही दिया है आपको, क्योंकि आपको ये झट से समझ में आ जाएगा कि अनेकार्थक शब्द मतलब, मैंने यहाँ पे हार शब्द लिखा है। एक शब्द के दो दो अर्थ होते हैं ना, एक शब्द के दो दो अर्थ होते हैं। जैसे हमने देखा था, देखिए सोना, सोना मतलब क्या है, एक धातु है। सोना जो गले में पहना जाता है वो सोना है, और दूसरा वाला सोना कौन सा होता है, तो सोना मतलब ये वाला, ऐसा सोना। दो अर्थ हो गए उसके, सोना मतलब धातु एक हो गया, और दूसरा है सोना मतलब ये वाला सोना। अब ये हार, हार का भी वैसे ही है, जो गले में मालाएं पहनाई जाती है उसे भी हार कहा जाता है, और हार मतलब हारना। ठीक है, तो आपको समझ में आया। अनेकार्थक शब्द मतलब आपको एक हाथ शब्द दिया जाएगा और इसके दो शब्द अर्थ लिखिए, या उसके अनेकार्थक शब्द बताइए या अनेकार्थक शब्द लिखिए, ऐसा आपको सवाल पूछा जा सकता है। तो आपको बच्चों पहले मैंने शब्द भंडार पढ़ाया, इसके बाद मैंने आपको अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखना सिखाया, और इसमें से पहला सिखाया मैंने अनेकार्थक शब्द। ये कई तरह के अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, इसमें से आपको ढेर सारे मिल जाएंगे कि हार का, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल के लिए सिर्फ आपको दो बताए, आपको ढेर सारे ऐसे शब्द हैं जो आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उसके दो दो अर्थ होते हैं। तो अब रह गया हमारा, देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये क्या होता है, ये आपके लिए थोड़ा बहुत नया है। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मतलब क्या होता है, जब ढेर सारे शब्द होते हैं, इन शब्दों के लिए एक ही शब्द इस्तेमाल किया जाता है। शॉर्टकट में हम जैसे लिखते हैं ना, ठीक है, हमें क्या कहा जाता है, सारांश रूप में आप कहानी लिखिए। तो लिखते समय आप बड़ी लंबी कहानी नहीं लिखेंगे, लिखते समय उसे क्या करेंगे, कोई भी आपको पैराग्राफ हो, आप अगर अंग्रेजी में पैरा लिखते होंगे तो आपको भी शॉर्ट में लिखना होता है, शॉर्ट सेंटेंस में लिखिए या शॉर्ट में लिखिए, सारांश रूप में लिखने के लिए कहा जाता है। वैसे ही मेरे ये अभी 4 शब्द हैं, इसके लिए मैं एक ही क्या करूँगी,
शब्द इस्तेमाल करूँगी। तो इसे क्या कहा जाता है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इस्तेमाल करना। तो अनेक शब्दों के स्थान पर जब एक शब्द का प्रयोग करने से क्या होता है? तो भाषा में संक्षिप्तता आती है। अगर मैं बोलते समय इतना लंबा चढ़ा के बोलूँगी ना, 10 मुख वाला, 10 मुख वाला है ना, तो दशहरे में ना हम उसकी पूजा करते हैं। जो 10 मुख वाला होता है, दशहरे में क्या किया जाता है? उसका वध किया जाता है। सॉरी, पूजा नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं? उसका वध करते हैं, उसे जलाया जाता है ना दशहरे में। तो आपको समझ में आया होगा, 10 मुख वाला मतलब कौन? तो रावण। तो आप सिर्फ शॉर्ट में लिखेंगे ना, कैसे लिखेंगे? लिखते समय दशहरे में रावण को जलाया जाता है। संक्षिप्त में बताया आपने। संक्षिप्त में जब आप एकाध शब्द का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? पहले तो संक्षिप्तता आती है, संक्षिप्त हो गया ना वो वाक्य, स्पष्टता आती है, सीधा सीधा हमें समझ में आता है। टेढ़ा ऐसे खाने से बेहतर ऐसा खाना अच्छा होता है, हजम भी होता है ना। या हम निवाला लेते समय ऐसा लेते नहीं लेते। वैसे ही मैं जब बोलूँगी या लिखूँगी ना, तो इतना बड़े जो वाक्य होते हैं ना, वही मैं बताऊँगी, ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं? इसमें संक्षिप्तता लाते हैं। तो उस शब्द में या हमारी भाषा में क्या आता है? सौंदर्य आता है ना, और क्या आता है? शुद्धता आती है और संक्षिप्तता आती है। इसीलिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने आपको ये भी बताया अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो एक शब्द मतलब अनेक शब्दों के स्थान पर जब एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है तब क्या होता है? हमारा जो भाषा है हमारी, उसमें संक्षिप्तता आती है, पहले तो मैंने बताया। इसके बाद स्पष्टता, समझ में आता है ना हमें। किसी किसी को तो मालूम ही नहीं होता है। आकाश को छूने वाला, अब आप सोचेंगे आकाश को छूने वाला कौन होता है? तो इसके लिए वर्ड से गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, ऐसा। अब और एक नभ में घूमने वाला, आप सोचेंगे नभ में घूमने वाला मतलब क्या? नभचर, इसके लिए भी एक नाम है। और एक देखिए, जिसके हाथ में वीणा होती है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं ना, सरस्वती। वो देवी का नाम क्या, उसे क्या नाम दिया गया है? सरस्वती। मैंने ना कल ना जिसके हाथ में वीणा होती है ना, उसकी मूर्ति देखी। जिसके हाथ में वीणा होती है उसकी मूर्ति देखी। सभी सोच में पड़ जाते हैं किसके हाथ में मूर्ति होती है। आप ऐसा कहेंगे, क्या देखा मैंने सरस्वती की फोटो देखी या सरस्वती की मूर्ति देखी। खत्म, सबको समझ में आया। भाषा में स्पष्टता आ गई, सौंदर्यता आ गई, और क्या हो गया? संक्षिप्तता भी आ गई। तो ये 3 बातें हैं, वो लाने के लिए हमें अनेकार्थक शब्दों के स्थान पर एक शब्द लिखना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे ही मैंने आपको यहाँ पे 3 उदाहरण दिए। देखिए, जो अभिनय करता है उसे क्या कहा जाता है? अभिनेता कहा जाता है। ठीक है, आपको भी ढेर सारे अभिनेता पसंद है ना, आपकी अलग अलग राय होती है, सबकी पसंद अलग अलग होती है। तो हम पूछते समय क्या पूछते हैं? आपका प्यारा जो अभिनय करता है ना, उसका नाम बताइए, ऐसा पूछते हैं। या आप ऐसा बोलते हैं, आपके जो मनपसंद अभिनेता का नाम बताइए। तब आपके जवाब ढेर सारे आते हैं। ठीक है, टाइगर श्रॉफ आता होगा या नए नए आते होंगे। ठीक है, तो ऋतिक रोशन आता होगा। हर एक के क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं अभिनेता। अब देखिए, केवल मांस खाने वाला, मेरे दादाजी केवल मांस खाने वाले हैं। इतना लंबा चौड़ा बोलते समय आपको भी दिक्कत होती है ना, तो सिर्फ ऐसा कहते हैं, हमारे घर में सभी ना मांसाहारी है। साग सब्जी खाने वाले, हमारे पड़ोसन में सभी साग सब्जी खाते हैं। ऐसा कहने से पहले सिर्फ हमारे पड़ोसी ना सारे शाकाहारी है, हो गया ना, खत्म हो गया। आपको भी समझ में आ गया, बोलने वाले को भी दिक्कत नहीं होती और भाषा में सौंदर्यता आ जाती है। जो डरता नहीं है, तो मैं निडर हूँ, मैं डरता नहीं हूँ, मैं निडर हूँ, हो गया ना। तो इसीलिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, बच्चों आपको समझ में ही आया होगा कि अनेक शब्दों के लिए इसका क्यों इस्तेमाल किया जाता है और ये भाषा के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, आपका होमवर्क क्या है? आप क्या कीजिए, ऐसे 5 शब्द लिखिए, अशुद्ध वाक्यों के 5 या 10 लिख लीजिए, अपने अपने नोटबुक में अच्छे अच्छे हस्ताक्षरों में लिख लीजिए।
और विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द भी लिख लीजिए जितने आपको आते हैं, और इसका मैंने होमवर्क आपको दिया भी है, फिर भी प्रैक्टिस के लिए सिर्फ 5-5 लिख लीजिए। ये सब किस में आता है? शब्द भंडार में आता है। ये मुझे पढ़ाना था इसलिए मैंने इसे शब्द भंडार में डाला। और मैंने पढ़ाया अनेकार्थक शब्द, एक शब्द के 2-2 अर्थ हो सकते हैं, तो ये 5 लिखिए। और यहाँ पर मैंने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द करके क्या किए हैं, यहाँ पे 3 उदाहरण दिए। आप इससे ढेर सारे उदाहरण क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यही आपका क्या है, होमवर्क है, ठीक है। तो बच्चों आपको ये जो मेरा व्याकरण का शब्द भंडार, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, अनेकार्थक शब्द और अनेकार्थक मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये जो कुल मिला के मैंने आज आपको शब्द भंडार सभी पढ़ाए हैं, ये आपको समझ में ही आए होंगे। धन्यवाद बच्चों।